हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 9th का बेसिक बायोलॉजी शुरुआत करेंगे। आपके एनसीईआरटी में सबसे पहले कोशिका चैप्टर दिया हुआ है, तो वहाँ से बेटा हम शुरुआत करते हैं। आज पहला क्लास आप लोगों का क्लास 9th का हिंदी मीडियम जीव विज्ञान। तो बेटा एकदम बिल्कुल बेसिक से ले चलते हैं, फिर आप तक चैप्टर को पढ़ाते हैं। जीव विज्ञान, तो यहाँ पर देखो बेटा, आपको दो शब्द दिखा रहे हैं, बायोलॉजी है, जीव विज्ञान। तो यहाँ सबसे पहले हम ले लेते हैं बेटा विज्ञान को। तो विज्ञान की परिभाषा अभी तक आप लोगों ने पढ़ी है कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ओके, अब यहाँ देखो, विज्ञान को अगर हम तोड़ते हैं तो बेटा यहाँ दो चीज़ मिलती है। एक मिलता है V प्लस ज्ञान, अगर हम इसको बराबर कर देते हैं तो यहाँ हो जाता है विशेष ज्ञान। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विज्ञान का क्या अर्थ होता है, तो आप बता सकते हैं विशेष ज्ञान। V प्लस ज्ञान, विशेष ज्ञान, इंग्लिश में से स्पेशल नॉलेज। साइंस की परिभाषा क्या है, विज्ञान की परिभाषा क्या है? सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान से को ही विज्ञान कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु या प्राणी के बारे में विधि पूर्वक जान लेना ही विज्ञान कहलाता है। फिर यहाँ आपको बेटा दूसरा शब्द दिखाई दे रहा है, जीव दिखाई दे रहा था, इसको भी हम तोड़ लेते हैं। तो यहाँ दो शब्द आपको मिलते हैं, एक तो मिल जाता है जा और दूसरा मिल जाता है आपको वा। तो जा से यहाँ हो जाता है बेटा आपका जंतु और वा से हो जाता है वनस्पति। और इन दोनों ही में क्या होता है बेटा? जीवन। क्या होता है? जीवन, लाइफ होता है। अब यहाँ अगर हम जीवन को भी तोड़ के देख लें बेटा, देखो जीवन, तो एक तो जा यहाँ पर है प्लस क्या है? वन है। तो जा से क्या हो गया? जंत, और प्लस क्या हो गया? वनस्पति हो गया। तो यहाँ देखो पहला वाला देखो, विज्ञान का अर्थ क्या होता है? V प्लस ज्ञान इक्वल विशेष ज्ञान। जीव को यहाँ हमने तोड़ा तो यहाँ जा अब प्लस वा मिल रहा है, तो जा से आपका हो गया जंतु, अब प्लस क्या हो गया? वनस्पति। तो इन दोनों में क्या होता है बेटा? जीवन होता है। तो जीवन को हमने यहाँ डिवाइड किया, तो इसमें जा है और वन है, तो देखो जा से क्या हो गया? जंतु और वनस्पति। इस पूरे पृथ्वी पर केवल यही दो ऐसे हैं जिनमें लाइफ होता है, जिनमें जीवन होता है। ओके, अब यहाँ हम समझ लिए हैं बेटा। अब देखते हैं कि इसका क्या मतलब हो, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं आप लोगों को। केवल आपको समझना है, आप केवल समझते जाओ बेटा, और उससे अगर जरूरत पड़े तो नोट भी करते जाओ। और वैसे भी आप लोगों की आज पहली क्लास है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें लोगों को जोड़ने की, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब यहाँ देखो बेटा, अब यहाँ आ जाता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को इंग्लिश में हमने लिखा है क्या बेटा? बायोलॉजी। ठीक है, जीव में जो लॉजिक लग जाए वही तो बायोलॉजी है। तो यहाँ देखो जीव विज्ञान में अगर हम पॉइंट्स बना लेते हैं तो आपको पॉइंट्स देखने को क्या मिलता है? पहला पॉइंट्स मिल जाएगा यहाँ पर कि पहले तो इसमें क्या करते हैं बेटा? जीवों का अध्ययन। तो जीवों का अध्ययन करते हैं बायोलॉजी में। फिर दूसरा पॉइंट क्या बन जाता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया?
किसने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा, दो वैज्ञानिक थे, एक तो है बेटा लैमार्क एवं ट्रेविरेनस इन 1802 में। एक चीज और समझो बेटा, यहाँ बायोलॉजी है तो बायो को अगर हम देखते हैं, अगर इसे तोड़ देते हैं तो एक मिल जाता है बायो प्लस इसमें हो जाता है लॉगस। बायो का मतलब क्या हो गया? बायो का मतलब होता है कि जीव हो गया, जीव प्लस यहाँ पर क्या हो गया? लॉगस। लॉगस मीन्स होता है, लॉगस मीन्स हो जाता है आपका अध्ययन। अध्ययन तो यहाँ देखो हमने लिखा है ना, जीवों का अध्ययन क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान कहलाएगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? किसने किया बेटा? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ दिखाते हैं बेटा कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक सभी लोगों को पता होगा बेटा, जीव विज्ञान के जनक कौन है? हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है, अरस्तु का। यहां इतने पॉइंट्स हो गए। तो जीव विज्ञान का पहला पॉइंट, जीवों का अध्ययन करते हैं बेटा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस नाम वैज्ञानिकों ने किया। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। यहाँ पर यह टॉपिक समाप्त होता है। फिर आगे देखते हैं बेटा, आपको बताते हैं कि जीवों का निर्माण कैसे होता है। अर्थात अगर एक बॉडी बनेगी, एक शरीर बनेगा, तो उसका निर्माण कैसे होगा। अगर मान लीजिए कि जैसे कि किसी भी काम करने के लिए एक प्रोसेस होता है, या किसी भी बिल्डिंग का अगर निर्माण होता है तो उसको स्टेप बाय स्टेप मेंटेन करना पड़ता है। तो ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी का भी निर्माण स्टेप बाय स्टेप ही हुआ होगा। तो कैसे हुआ होगा आज बताते हैं बच्चों, और बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को सीखने को मिलेगी। इसको बिठा दें बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा बेटा कि जीवों का निर्माण कैसे होता है। जब हम आपको पहला चैप्टर पढ़ाएंगे सेल, बस उसी से रिलेटेड है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का निर्माण कैसे होता है, अब चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो। ओके, यहाँ पॉइंट बना देते हैं। आपका हेडिंग आ जाता है जीवों का निर्माण। वैसे इसके बारे में बहुत सारी जानकारी है, लेकिन आपको केवल बेसिक जानकारी जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है बेटा। और कोशिश भी करेंगे कुछ आपको एक्स्ट्रा मटेरियल भी देंगे। जीवों का निर्माण, जीवों का निर्माण कैसे होता है? तो जीवों का निर्माण कहीं ना कहीं बेटा एक कोशिका से लेकर बहुकोशिका का ये जो प्रोसेस है, ये कहाँ से शुरू होता है? जो लिविंग पार्टिकल्स होते हैं वो पहले जुड़ते हैं। यहाँ देखो बेटा आप लोग, पहले जीवों का निर्माण कैसे होता है? तो यहाँ पर आ जाता है बेटा उप परमाणु। उप परमाणु जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो क्या बना लेते हैं बेटा? परमाणु। और जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं बेटा? अणु। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि जितने भी नॉन लिविंग होते हैं वो भी कहीं ना कहीं एटम से मिलकर बने होते हैं, और परमाणु से मिलकर बने होते हैं, अणु से मिलकर बने होते हैं। तो क्या डिफरेंस है और लिविंग और नॉन लिविंग में? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो तीनों पार्टिकल्स होने चाहिए, ये तीनों के तीनों पार्टिकल जो होने चाहिए, ये होने चाहिए बेटा जीवित कण। कैसे होने चाहिए? जीवित कण। अगर ये जीवित कण होंगे, क्या होंगे? जीवित कण होंगे, तो इनमें क्या होगा बेटा? गति होगी। क्या होगी? गति होगी। जब इसमें गति होगी तो वो क्या करेगी बेटा? क्रिया करेगी, है कि नहीं? अगर कोई लिविंग पार्टिकल्स हो जाएगा तो मोशन करेगा, अगर मोशन करेगा तो उसमें क्या होगी?
उसमें क्या होगा, उसमें होगा एक्शन। तो यहाँ पर देखो जीवित कण होने चाहिए, तभी यहाँ पर आगे जो मटेरियल बनेगा वो लिविंग्स होगा। तो इस प्रकार से जब कई उप परमाणु आपस में मिलते हैं तो बन जाता है परमाणु, जब कई परमाणु आपस में मिलता है तो अणु बन जाता है। यहाँ देखो एक छोटा सा चित्र, मान लीजिए कि ये जो है यहाँ पर छोटे छोटे कण आपस में अलग हुए हैं, ठीक है। तो इनमें मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण क्या होता है कि ये सभी कण बेटा आपस में जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये आपस में जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद इस प्रकार से एक मॉलिक्यूल्स बन जाता है। तो उस मॉलिक्यूल से आगे चल के ये लिविंग का आगे क्या बना लेते हैं बेटा, कोशिका बना लेते हैं। कोशिका बन गया। आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर का निर्माण कोशिका से मिलकर हुआ है और इसीलिए कोशिका को जीवन की सबसे छोटी इकाई माना गया है। फिर यहाँ देखो बेटा, कोशिका जब कई कोशिका मिल गया तो बेटा यहाँ पर बना क्या, ऊतक। पहला चैप्टर आपका कोशिका है, दूसरा चैप्टर आपका ऊतक है। फिर आपका जब कई ऊतक मिल जाते हैं तो बेटा यहाँ बन जाता है क्या, अंग। अंग बन जाता है। अंग बनने के बाद जब कई अंग आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो बन जाता है क्या, अंग तंत्र। क्या बन जाता है बेटा, अंग तंत्र। और जब कई अंग तंत्र आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है बेटा, शरीर। इस प्रकार से एक जीव का निर्माण हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर सिस्टम का निर्माण होगा तो उसमें ऐसा नहीं है कि केवल एक ही सिस्टम काम करेगा, उसमें काफ़ी लोग मिलकर काम करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अब ऐसे जोड़ सकते हैं कि जब कई उप परमाणु आपस में मिले तो क्या बना, परमाणु बन गए। जब कई परमाणु आपस में मिले तो अणु बन गए। जब कई अणु मिले तो क्या बन गए बेटा, कोशिका। जब कई कोशिका मिल जाती हैं तो ऊतक बन जाता है। और उसी तरह से जब कई ऊतक मिलते हैं तो अंग बन जाता है। और जब कई अंग मिलते हैं तो बन जाता है अंग तंत्र और फिर उसके बाद शरीर। इस प्रकार से एक जीव का निर्माण हो जाता है। तो ये रहा बेटा आप लोगों के लिए बेसिक जानकारी। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा बेटा आपको कि जीवों का निर्माण कैसे होता है। पहले हमने आपको बताया कि विज्ञान का क्या अर्थ होता है, विशेष ज्ञान। फिर हमने आपको बताया कि जीव का क्या अर्थ होता है, तो जीव एक जंतु हो गया और दूसरा क्या हो गया, वनस्पति। और दोनों में क्या होता है, जीवन होता है। क्या होता है, जीवन होता है। इतना समझ में आ गया, ठीक है बेटा। इसको मिटाते हैं फिर आगे पढ़ाते हैं आप लोगों को। ये नोट डाउन कर लीजिए। नोट हो गया बच्चों, चलो इसको मिटाते हैं। देखो बेटा, हमको बेसिक जानकारी होना चाहिए। अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा तो ये छोटी छोटी कमियां जो होंगी वो आगे चलकर बहुत बड़ी बन जाएंगी। जैसे कि मैं एक बात बता रहा हूँ कि एक कहानी है कि एक राजा था। तो एक दिन क्या हुआ कि जब वो सफ़र पे निकला तो सफ़र पे जैसे ही निकल रहा था तो राजा का पुरोहित आया और बोला कि ऐसा है कि राजा साहब आज जो है आप शिकार के लिए मत निकलिए। तो राजा ने कहा क्यों ना निकले, मैं तो जाऊंगा। तो राजा ने कहा कि जब आप रास्ते में सफ़र करेंगे तो आपको एक छोटा सा व्यक्ति मिलेगा और उसे आपको जान से मार देना है। तो राजा हंसने लगा, कहने लगा कि एक छोटे से व्यक्ति को मारने के में क्या जाता है, उसको मार देंगे, चलिए ठीक है। तो राजा जैसे ही जंगल क्रॉस करता है तो उसको जो है वो छोटा सा व्यक्ति मिल जाता है। और छोटा व्यक्ति जैसे ही मिलता है तो वो कहता है कि राजा साहब आगे बढ़ने से पहले आपको हमसे लड़ना होगा। तो राजा हंसने लगा, कहें कि तुम छोटे से हो, हमसे क्या लड़ाई कर पाओगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम बगल हो जाओ, हमें जाने दो। तो राजा ने उसको मारा नहीं, आगे बढ़ गया। और जैसे ही आगे बढ़ा फिर आके जैसे ही एक जंगल और क्रॉस करता है बेटा तो वो छोटा सा लड़का फिर मिलता है। लेकिन तब वो उतना बड़ा नहीं होता है जितना बड़ा पहले था, कुछ बड़ा हो गया होता है। तो राजा ने कहा कि अभी तो तुम्हें हमने यहाँ से हटाया, तुम यहाँ फिर आ गए। तो उसने कहा नहीं राजा साहब, आपको हमसे लड़ना ही होगा। तो राजा ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते हैं, तुम तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। तो दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब राजा बलवान था
तो उसने छोटे से बच्चे को पल भर में हरा दिया। और इसी प्रकार से वो छोटा बच्चा उसे मिलता गया और राजा ने उससे लड़ाई किया और वो छोड़ता चला गया। और अंततः एक दिन ऐसा आया कि वो लड़का जो था वो राजा के बराबर हो गया। तब उसने कहा कि राजा साहब आप लड़ाई करके दिखाइए तो जाने। अब राजा साहब उसे देखकर घबरा गए कि अब क्या होगा, लेकिन राजा भी कम वीर नहीं था, बहुत बहादुर था और उसने लड़ाई किया और लड़ाई करते करते पूरी तरह से घायल हो गया और अंततः अपनी तलवार से उस लड़के की गर्दन काट दिया। तो ठीक बेटा इसी तरह से हमारे जीवन में होता है। हम क्या करते हैं कि पढ़ाई में छोटी छोटी बातों को अनदेखी कर देते हैं, उसे छोड़ते चले जाते हैं। जब हम कंपटीशन लेवल पर एग्ज़ाम देना शुरू करते हैं तो वही सारी कमियां हमारे सामने आती हैं और ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी कमी हो जाती है। तब हमें इतना मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत, तब जाके कहीं सफलता मिलती है। मेहनत किया तो सफलता मिलेगी। तो इसलिए ध्यान रहे कि हमें कभी भी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर किसी पर्वत का निर्माण ऐसे ही नहीं हो गया है, छोटे छोटे कणों से ही मिलकर हुआ है। जैसे हमारे बॉडी का निर्माण हुआ ना कि छोटे छोटे कणों से मिलकर हो गया। तो इसलिए बेटा बेसिक जानकारी में मतलब छोटी छोटी बातों की गिनोना, अरे यार इसको तो अभी पढ़ लेंगे, अरे यार इसको तो अभी पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं करना है। चलिए कहानी सुन के आपको मजा आया, अब आगे चलते हैं बेटा। अब वहां पर जो आपको तीन चीज बताए गए, एक तो बताया गया बेटा क्या, उप परमाणु बताया गया, उप परमाणु हो गया, और एक क्या हो गया, इसके बाद हमने बताया था कि ये बन गया बेटा परमाणु। फिर इसके बाद क्या बन गए, अणु। तो ये जो हमने बताया बेटा, ये तीनों ही कैसे कण थे बेटा, जीवित कण थे। कैसे कण थे, जीवित कण। अब कोई जीवित अगर कण होगा तो जरूर है कि उसमें क्या होगा बेटा, क्या हो जाएगा, उसमें होगा मोशन, वो गति करेगा। और गति करने का मतलब है कि वो किसी प्रकार का क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। तो किसी भी लिविंग बीइंग्स या किसी भी सजीव प्राणी का निर्माण किसी जीवित कण से ही होगा, ये बात ध्यान रखना है। नहीं तो नॉन लिविंग का भी तो निर्माण जो है वो परमाणु और अणु से मिलकर हो सकता है। तो यही डिफरेंस है कि उसमें लिविंग कण होते हैं और जो उसमें बनते हैं वो नॉन लिविंग कण होते हैं, उनमें किसी प्रकार का मोशन नहीं होता है। ठीक, अब यहाँ देखो बच्चों, अब आपका जो पहला चैप्टर है वो कोशिका है। पहला चैप्टर आपका है कोशिका, इसे कहते हैं बेटा सेल, इसे कहते हैं सेल। तो कोशिका मानव शरीर का निर्माण या किसी भी जीव का निर्माण जो है वो कोशिकाओं से हुआ है। इसीलिए कोशिका को जीवधारियों की सबसे छोटी इकाई कहा गया है। तो अगर किसी भी जीव का अगर बेसिक स्ट्रक्चर तैयार होता है तो वो कोशिका से होता है। इसलिए कोशिका को जीवन की सबसे छोटी इकाई कहा गया है। बात समझ में आती है? ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, तो यहाँ कोशिका हो गया। तो कोशिका की जो परिभाषा होती है वो क्या है, तो कोशिका की परिभाषा यहाँ पहला पॉइंट बना देते हैं आप लोगों के लिए बेटा। तो कोशिका की परिभाषा क्या होता है कि कोशिका किसी भी जीवधारी कोशिका किसी भी यहाँ सेंटेंस सही होना चाहिए बेटा, किसी भी जीवधारी कोशिका किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। दो चीज है बेटा, एक तो संरचनात्मक है, दूसरा क्या है, क्रियात्मक है। तो द सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ।
तो यहाँ देखो, कोशिका किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यहाँ पर संरचनात्मक का मतलब होता है निर्माण, क्रियात्मक का मतलब होता है कार्य। अब संरचनात्मक का मतलब होता है कि कोशिका क्या करती है कि किसी भी बॉडी का निर्माण भी करती है और उसमें कार्य भी करती है, दोनों का दोनों काम करती है। लगातार किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का फॉर्मेशन करती रहती है, उसका निर्माण करती रहती है और उसमें कार्य भी करती रहती है। तो कोशिका में होने वाले जो भी कार्य होते हैं उन्हें हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उपापचय क्रियाएं कहते हैं। तो इसको हम अभी आपको बाद में बताते हैं। तो यहाँ पर जो डिफिनीशन है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए हो सकता है बेटा, यहाँ पर ये तो डिफिनीशन हो गया कोशिका की। तो कोशिका की खोज किसने किया बेटा? कोशिका की खोज किसने किया बेटा? रॉबर्ट हुक। ये सबको पता होगा, रॉबर्ट हुक ने कितने में किया बेटा? 1665 में। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज किया था बेटा, वो कैसी कोशिका थी? निर्जीव कोशिका। कैसी कोशिका थी? निर्जीव कोशिका। निर्जीव कोशिका खोज की थी। तो उसमें किसी भी प्रकार का मोशन नहीं हो रहा था, किसी प्रकार का एक्शन नहीं था, कोई कार्य नहीं था। तो उसके बारे में रॉबर्ट हुक ने ज़्यादा व्याख्या नहीं किया। लेकिन उन्होंने जब उसको एक टूटे हुए पतले कार के टुकड़े में उन्होंने देखा, तो उसमें जो है कि उनके मुख से निकला सेलूला एक लैटिन वर्ड है। सेलूला का मतलब होता है छोटी छोटी कोठरी। जैसे जिस प्रकार से मधुमक्खी का छत्ता होता है, ठीक उसी प्रकार से कोशिका होती है। और इस प्रकार से उन्होंने सबसे पहले जो है कोशिका शब्द का प्रयोग किया। लेकिन यहाँ पे अगर अगला पॉइंट आता है तो बेटा, जीवित कोशिका की खोज किसने किया? जीवित लाइफ सेल, जीवित कोशिका की खोज किसने किया बेटा? तो जीवित कोशिका की खोज यहाँ पे एक वैज्ञानिक का नाम आता है, जिनका नाम है एंटोनी वान ल्यूवेन। हाँ, और वो जीवित कोशिका क्या थी बेटा? जीवाणु। अगर जीवाणु को तोड़ा जाए तो इसमें मिल जाएगा बेटा जीव प्लस अणु, जिसका मतलब हो जाता है जीवित अणु। ठीक है, ऐसा अणु जो जीवित हो। तो यहां पर जीवित कोशिका की खोज किसने किया? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया। बात समझ में आती है बच्चों? तो यहां मैंने पहली परिभाषा आपको बता दी है कि संरचनात्मक है और क्रियात्मक है। अर्थात वह क्या करती है कि किसी भी बॉडी का निर्माण कर देती है, फिर उसमें क्या करती है? क्रिया भी करती है। हालांकि बेटा ये जो परिभाषा है ये रॉबर्ट हुक ने नहीं दिया था। जब कोशिका सिद्धांत आप पढ़ोगे, जब सेल थ्योरी पढ़ोगे, तो उसमें दो वैज्ञानिक का नाम आता है। एक तो होते हैं मैथियस स्लाइडेन और दूसरे वैज्ञानिक हैं टीस्वान, और एक वैज्ञानिक हैं विर्चो, जिन्होंने तीनों ने मिलकर जो है कोशिका सिद्धांत दिया। और कोशिका सिद्धांत को पूरा करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे विर्चो। विर्चो ने क्या किया कि बेटा कोशिका सिद्धांत को पूरा किया, कंप्लीट किया। तो उसको हम अभी अब जब आपको सेल थ्योरी बताएंगे तो उसमें बताएंगे बेटा। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या हो सकता है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है इधर नोट कर लीजिए बच्चों। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको बताते हैं। अगर विश्व स्तर पर देखते हैं, विश्व में सबसे बड़ी कोशिका, विश्व में सबसे बड़ी कोशिका विश्व में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। शुतुरमुर्ग की
अंडे, शुतुरमुर्ग अंडे, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। नेक्स्ट पॉइंट, और विश्व में सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है बेटा? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, जो यह क्या करता है कि बच्चों में मलेरिया रोग उत्पन्न करता है, और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसे बोलते हैं बेटा माइकोप्लाज्मा, जीवाणु है बेटा ये, और इसे बोलते हैं PPLO। क्या कहते हैं? PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इतना नोट हो गया बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताते हैं बच्चों, इतना नोट कर लें, फिर हम आगे आपको बताते हैं। ओके, नोट हो गया, मिटाते हैं इसको। चलो, ये तो हमने देखा था शरीर के बाहर। अगर पूरे विश्व में जीवों की तुलना किया जाए कि सब जीव की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो किसकी होती है, तो आप साधारण भाषा में अगर बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो शुतुरमुर्ग अंडे की कोशिका करते हैं, और वो विश्व की सबसे बड़ी पक्षी भी है, लेकिन फ्लाइटलेस है, मतलब उड़ नहीं सकती है। और दूसरी बात करते हैं कि सबसे विश्व स्तर पर अगर देखते हैं कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो वो है बेटा माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा एक जीवाणु है जो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है। अगर उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बिना ऑक्सीजन के भी वो जीवित रह सकता है। बात समझ में आती है बच्चों? चलो आगे पढ़ाते हैं। अब देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर, तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा बेटा। चलिए यहाँ फिर पॉइंट बना देते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, जहां पर हम बड़ी कोशिका की बात करेंगे तो वहां पर बेटा आपको ध्यान रखना है कि जो बड़ी कोशिका होती है वो अंडाणु होती है, अंडाणु। और इसका निर्माण कहाँ होता है? मादा के शरीर में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका क्या है बेटा? शुक्राणु, जो एक प्रकार का क्या है? युग्मक है। और ये किस में बनता है बेटा? नर में। तो बड़ी कोशिका अगर पूछी जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो अंडाणु है। छोटी कोशिका की बात करेंगे तो शुक्राणु। और दोनों क्या हैं? युग्मक हैं। इनके मिलने पर ही एक न्यू चाइल्ड का निर्माण होता है, अंडाणु और शुक्राणु। अब नेक्स्ट पॉइंट, सबसे समझने वाली बात यहां पर यह है बेटा कि यहां पर बड़ी कोशिका जब भी पूछेंगे तो अंडाणु हो गई। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, क्या लंबी, लेंथ में, लंबाई में, तो सबसे जो लंबी कोशिका होगी, लंबी कोशिका जो होगी वो होगा बेटा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका जो हमारे बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी सूचना मिलती है, वो हमारे ब्रेन तक जो पहुंचाने का काम कर रहा है, तो कौन कर रहा है? तंत्रिका कोशिका। इसलिए हमारे शरीर की सबसे जो लंबी कोशिका होती है
वो है तंत्रिका कोशिका। बड़ी और लंबी में अंतर होता है। जब भी आपसे अगर बड़ी पूछेगा तो अंडाणु बताओगे, और लंबी अगर पूछता है तो तंत्रिका कोशिका बताओगे। छोटी क्या है? शुक्राणु। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? तो यहाँ पर कोशिका का पहला पैराग्राफ समाप्त होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे का चैप्टर पढ़ाएंगे कोशिका के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।